हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह हिंदी है। ठीक है, हिंदी में दोस्तों एक वीडियो आ चुकी है, वह लघु उत्तरीय प्रश्न पे है। उसको दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी की सीरीज में हम लोग आपके लिए सेकेंड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या प्रश्न पूछा है। कि इसमें दोस्तों जो भी प्रश्न है वह इससे पूर्व आप जो डीएलएड एग्जाम है उसमें दोस्तों आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन के भेद बताइए। ठीक है, क्या इसमें एक और प्रश्न दिया है कि उच्चारण स्थान एवं वर्णों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। बालकों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित ध्वनि निर्गम से परिचित कराना ठीक है आवश्यक है, ताकि वे उच्चारण संबंधित भूल न कर सकें। ठीक है, और उच्चारण वर्गों का विवरण अग्र प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसमें देखिए नाम, स्थान, स्वर और व्यंजन सब दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट है वह कौन सा है, वह कंठ। ठीक है, जिसको आप कंठ स्थान बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए अ और अ जो स्वर है वो आते हैं। ठीक है, इसमें क, ख, ग और घ आते हैं। ठीक है, इसमें क वर्ग आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि तालव्य। ठीक है, जिसको आप लोग तालु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ और ई आता है। ठीक है, इसमें दोस्तों च वर्ग आता है और च वर्ग के बाद इसमें दोस्तों य आता है और स आता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप तालव्य स के नाम से भी कर सकते हैं या जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं मूर्धन्य। ठीक है, थर्ड पे इसको दोस्तों मूर्धा के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों जो स्वर आता है वो री आता है। ठीक है, इसमें जो आपका ट वर्ग पूरा आ जाएगा, इसके बाद दोस्तों र आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसको जो मूर्धन्य स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं दंत। ठीक है, इसको दोस्तों दांत बोलते हैं या दंत बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए स्वर कोई भी नहीं आता, लेकिन जो आपका व्यंजन वह तवर्ग पूरा आ जाता है। ठीक है, इसमें ल आता है और स आता है। इस स को दोस्तों क्या बोलते हैं, दंत स बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं ओट्स्य। ठीक है, जिसको आप ओट के नाम से स्थान जानते हैं। ठीक है, इसमें स्वर के बारे में देख लेते हैं कि इसमें उ और दीर्घ उ जो वो स्वर आते हैं। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, प वर्ग। ठीक है, और दोस्तों क्या आते हैं, म भी आता है। ठीक है, अब दोस्तों अनुनासिका देख लेते हैं। ठीक है, जो उसका स्थान है, उच्चारण स्थान, जिसको नासिका के रूप में जानते हैं, इसमें दोस्तों अंग आता है। ठीक है, जो स्वर होता है, और जो आपका व्यंजन होता है वह जो हर एक वर्ग का लास्ट अक्षर होता है, जिसको आप पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, जो आपका कंठ तालव्य। ठीक है, जो आता है, जिसको आप स्थान उसको दिया गया है कि कंठ और तालु। ठीक है, इसमें ए और आय आते हैं। ठीक है, या कंठोष्ठ। ठीक है, इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों आते हैं। ठीक है, ओ और औ आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रश्न क्या पूछा है, देख लीजिए ध्यान से। अनुनासिक ध्वनियों का संकेत क्या है। ठीक है, जो अनुनासिक ध्वनियाँ आती है ना, उनका संकेत क्या है। ठीक है दोस्तों, उसका जो संकेत दिया है कि अंग ई, मतलब जो किसी भी अक्षर पे ऊपर एक बिंदी लगा होता है। ठीक है, वो इसका संकेत है। ठीक है, इसके बारे में उच्चारण करने में बहुत सारे बच्चों को मिस्टेक होती है, तो दोस्तों उसके बारे में देख लेते हैं। जो अंग को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति में नासिक की भूमिका प्रदान होती है। ठीक है, अनुनासिक वह नासिक ध्वनि है जिसके संकेत, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, चंद्र बिंदु दिया है। ठीक है, जब वहाँ पर देखिए ध्यान से छोटा सा दिया है, जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिक से उच्चारित हो तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, जब स्वर हैं वो किसी बिना अनुरोध के, ठीक है, नासिक से जब उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों वो सब स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हंस, यहाँ, वहाँ, कहाँ, झांसी। ठीक है, ठीक है, इसको आप उच्चारण करके देखेंगे कि नाक से कहीं ना कहीं हल्का सा आपको साउंड आएगा। ठीक है, आवाज़ आएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि कभी कभी कुछ ध्वनियों में स्वतः अनुनासिक आ जाता है। ठीक है, सही बात है। ऐसा बोलने के परवाह में
सुविधा के कारण होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं सर्प। सर्प में दोस्तों शब्द से साप निष्पन्न हुआ है। ठीक है, जो सर्प है उसको दोस्तों हम लोग साप बोलते हैं, तो वही उसके बारे में दिया गया है। कुछ अनुनासिक तो सकारण होती हैं। ठीक है, वहाँ अनुनासिक का आना स्वाभाविक लगता है, जैसे चंद्र। ठीक है, जिसको आप चांद बोलते हैं, उष्ट को ऊट बोलते हैं, कूप को कुआं बोलते हैं। ठीक है, अश्रु को आंसू बोलते हैं और सत्य को साच आदि के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, तो उसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि स्वर मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो स्वर हैं वो आपके मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वर आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है, तीसरा प्लुत स्वर है। ठीक है, तो पहले ह्रस्व स्वर के बारे में देख लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ठीक है कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों कौन कौन से आएंगे, अ, ई, उ और री आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ठीक है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। मतलब कि ह्रस्व में अगर एक मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ में आपका डबल मात्रा का समय लगेगा। ठीक है, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे दोस्तों आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ आदि कौन से होते हैं दोस्तों, वो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्लुत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। मतलब कि अगर ह्रस्व में 1 मात्रा का, दीर्घ में डबल मात्रा का, तो आपका प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, किसी चीज़ को पुकारने में अथवा जो नाटक होता है उसको संवादों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ओम, राम, तो दोस्तों इसका बहुत ही कम यूज देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया है, वर्डों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, जो वर्ड होते हैं ना उनको लिखने के लिए सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। तो कौन कौन सी सावधानियां उसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे अधिकतर। ठीक है, अधिकतर विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्डों को ठीक प्रकार से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, जो अधिकतर जो अध्यापक होते हैं या विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, जो सही है ना उसको सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। जो वर्ड ठीक प्रकार नहीं लिख पाते हैं या लिखने में गलती कर देते हैं उनका वर्णन अगर लिख। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको भी साथ हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों उसको अच्छे से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या दिया है कि अ, आ, ठीक है, ओ, औ, अंग, अ, ठीक है, थ, ध, भ को ध्यान से देखो तो ये सभी वर्ड ऊपर से खुले रहते हैं। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी इन वर्डों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये देखिए, मान लीजिए ये थ है। ठीक है, तो दोस्तों अक्सर विद्यार्थी ऐसे पूरा खींच देते हैं, तो दोस्तों ये गलत तरीका हुआ। इसके लिए दोस्तों आपको देखिए ऐसे होना चाहिए, थ है ना, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका ऊपर का ना इसमें दोस्तों स्पर्श नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यही चीज़ बता रहा है। ठीक है, जैसे थ के ऊपर पूरी लकीर खींचने से, ठीक है, या य तथा घ के ऊपर पूरी लकीर खींचने से घ के समान बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि ख को र लिखा जाता है। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों जैसे कितने लोग, कितने छोटे बच्चे हैं ऐसे लिखते हैं, ख को देखिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ख को दोस्तों पूरा ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप जब भी भावी अध्यापक बनिएगा तो ये अपने क्लासरूम में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या आप लोगों का जब भी सेमेस्टर में टीचिंग लगेगी किसी भी प्राथमिक विद्यालय में तो ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है बच्चों पर। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों दिया है कि घ ऊपर से बंद तथा घ ऊपर से खुला रहता है। ठीक है, जो आपकी घड़ी ग, ठीक है, ऊपर से क्या आता है, बंद रहता है, लेकिन जो आपका धनुष ध है ना वो खुला रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपका धनुष ध है ना ऐसे रहेगा। ठीक है, और आपका जो एक घर रहेगा दोस्तों ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, छ
को गोलाई में लिखना चाहिए, नहीं तो वह 6 के अंक जैसा दिखेगा। ठीक है, आपको जो 6 है दोस्तों वह क्या बोला, वह गोलाई में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको दोस्तों कैसे दिखेगा, वह 6 के जैसा दिखेगा। ठीक है, आप दोस्तों देख लेते हैं, थ के ऊपर खुला तथा य के ऊपर बंद करने लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका थ है। ठीक है, आप दोस्तों ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आपका यह दोस्तों ऐसा होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। इसमें दोस्तों बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और गलती करते रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि वैसे दिया दोस्तों, देखिए कि भ के ऊपर जो खुला तथा म के ऊपर बंद रहता है। ठीक है, इसी प्रकार न, र, ल, स, ठीक है, जो है को भी ध्यान से लिखना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दिया कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन को वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो दोस्तों उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, घोष और अघोष। ठीक है, आप दोस्तों सबसे पहले हम लोग घोष के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अघोष के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो घोष की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सघोष वे व्यंजन, ठीक है, जिनमें व्यंजन का उच्चारण उस समय तक समाप्त नहीं होता जब तक जिह्वा उस स्थान तक पहुंचती है। ठीक है, जहाँ से व्यंजन का उच्चारण होता है। इसका दोस्तों यह कह रहा है कि जिस व्यंजन का उच्चारण करने में उस समय तक समाप्त नहीं होता है जब तक जिह्वा उस स्थान को पहुंच नहीं जाती है। ठीक है, स्पष्ट भाषा में बोला है। ठीक है, जहाँ से व्यंजन का उच्चारण होता है, इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पूर्ण सघोष व अपूर्ण सघोष। जैसे दोस्तों अ, आ, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब दोस्तों आ दिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे अक्षर दिया। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं नीचे, अपूर्ण घोष में घोष जारी नहीं होता है। ठीक है, यह घोष उच्चारण के आदि, मध्य व अंत भाग में होता है। ठीक है, आप देख लेते हैं अगला पॉइंट में कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों के निम्नांकित भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद हैं दोस्तों देख लेते हैं। द्रयोष्ट। ठीक है, इसमें दोस्तों देखते हैं कि इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग होता है। ठीक है, जो दोनों ओठ है ना, उन दोनों का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों आप उच्चारण करके देखिए, प, दोनों ओठ दोस्तों देखिए स्पर्श हो रहे हैं आपको, फ, ब, भ, म, व। ठीक है दोस्तों, ये सब जो वर्ड है ना, या ये सब जो अक्षर हैं, वो आपको दोनों जो ओठ है ना, उन दोनों में स्पर्श हो रहे हैं। ठीक है, आप उच्चारण करके देखिएगा तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। आप दोस्तों दिया है कि दंतोष्ठ। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों देखते हैं कि इन वर्डों के उच्चारण में, ठीक है, ऊपर के दांत व नीचे के ओठ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे व, फ। ठीक है, आप उच्चारण करेंगे तो दोस्तों ये आपको ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि दंत, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को दांतों पर लगाया जाता है, ठीक है, या लगाया होता है, उन्हें दंत कहते हैं। जैसे त वर्ग, ल और स। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कंठ। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है कि कंठ से बोले जाने वाले वर्डों को कंठ बोलते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ से दोस्तों एकदम ना गर्दन नीचे से जो निकलता है वही दोस्तों आपको कंठ होता है। ठीक है, जैसे अ, आ, क। ठीक है, आप इसे इसका उच्चारण करेंगे, देखिए आपका मुंह खुला रहेगा और आपको कंठ से वो आवाज़ निकलेगी। ठीक है, आप दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट तालव्य। ठीक है, जिन वर्डों के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। ठीक है, जो आपके तालु, जो आपकी जीभ है, ठीक है, उनको स्पर्श करेगी तो दोस्तों उसको तालव्य कहते हैं। जैसे ई, दीर्घ ई, च। ठीक है, आप जिसे उच्चारण करके देखिएगा आपको प्रतीत होगा वैसे। ठीक है, आप दोस्तों देखते हैं मूर्धन्य। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण जिह्वा को मूर्धा पर लगाने से होता है, ठीक है, वो मूर्धन्य कहलाता है। जैसे दोस्तों देखते हैं कि डी, ट वर्ग, र और आपका दंश या मूर्धन्य स्वर। ठीक है दोस्तों, अब जिह्वा मूली। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के मूल को स्पर्श होता है, ठीक है, उन्हें जिह्वा मूली कहते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, ग। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अघोष के बारे में। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या दिया कि अघोष
वे व्यंजन, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, या नहीं किया जाता, अर्थात वायु को निकलने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ठीक है, तो दोस्तों उसे अघोष कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं कि शब्द का महत्व एवं शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, जो शब्द होते हैं ना उसका महत्व क्या है, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। शब्द भाषा रूपी भवन के लिए ईंटों का काम करता है। ठीक है, जैसे एक मकान है या एक भवन है, उसमें दोस्तों जो ईंटों का काम करता है वही शब्द काम इसमें करता है। ठीक है, शब्द से ही वाक्य बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं, तभी वह इष्ट या अर्थ व्यक्त करते हैं। ठीक है, तभी वो एक अच्छा अर्थ व्यक्त करते हैं। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, शब्दों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और इतिहास या स्रोत के आधार पर, ठीक है, या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने आपको बोला था कि अर्थ के आधार पर फर्स्ट वाला, उसी पर दोस्तों क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्या दिया है उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो अर्थ के जो वजह से जो 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा क्या है समरूपी या भिन्नार्थक शब्द, चौथा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, पांचवा है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जिसे शब्द होगा लेकिन जो उसका अर्थ एक ही होगा लेकिन भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, जैसे दोस्तों दिया इसमें देखिए, पहला देखिए आप अग्नि का। ठीक है, अनक आग, ज्वाला और पावक, मतलब सबका एक आग से ही है लेकिन इसका जो शब्द है वो अलग अलग। ठीक है, असुर, असुर का आप राक्षस या दानव या धनुष या दैत्य या निशाचर के नाम से भी जानते हैं, इन सब का ये पर्यायवाची है। जैसे अमृत का है, क्या आप जानते हैं कि सोम पीयूष सुधार। ठीक है, जैसे आकाश का क्या हो गया, अंबर गगन नभ व्योम और आसमान। ठीक है, वैसे दोस्तों अश्व का होगा या घोड़ा है, तुरंग या घोटक। ठीक है, ये सब पर्यायवाची शब्द कुछ मेन है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आनंद क्या होता है, हर्ष, उल्लास, खुशी या प्रसन्नता। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों क्या क्या पूछा है कि जो आपके विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, दोस्तों अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी फंसती है तो आप लोगों को अगर कोई समस्या आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। ठीक है, विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विलोम शब्द के उदाहरण निम्न है। अंधकार का क्या होगा दोस्तों, जैसे विलोम अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं ना, अंधकार का प्रकाश होगा। ठीक है, यश का अपशय होगा। ठीक है, अपयश होगा, सॉरी दोस्तों। गर्मी का सर्दी होगा। जो उसी तरह दोस्तों कायर क्या होगा, वीर। अगर दोस्तों कोई कायर है तो उसके सामने वीर है, उसका अपना अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अमृत का विष, अमृत से लोग क्या हो जाते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। ठीक है, और विष से तुरंत मर जाते हैं। वही बात है, जैसे रात होता है, रात में क्या होता है, अंधेरी होती है और दिन में उजाला होता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसमें क्या दिया है कि अवतरण या उद्धरण चिन्ह को उदाहरण से समझाना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं इसके कितने रूप होते हैं, 2। ठीक है, दोहरा और इकारा। ठीक है, तो दोस्तों इसका दोस्तों सिंबल दिया है, आप सिंबल दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है, दोहरा का मतलब इसे को दोहरा कर दिया। ठीक है, और दोस्तों इकारा देखिए एक दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दोहरे अवतरण चिन्ह। ठीक है, इसका दोस्तों प्रयोग कब होता है और क्यों होता है। लेखक या वक्ता के कथन को यथावत उद्धृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई वक्ता है, ठीक है, जैसे उसने कुछ अपना वक्त दिया है तो उसी को दोस्तों सेम टू सेम होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों जैसे हम देख लेते हैं कि रामचंद्र वर्मा, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, देखिए, बोलने और लिखने में
दो बातों का मत सबसे अधिक है। ठीक है, इसमें दोस्तों साफ साफ दिया है कि एक तो अर्थ और दूसरा भाव का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए, देखो यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पर भी लगा है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट इकरे और त्वर चिन्ह। ठीक है, इसमें दोस्तों एक लगा होता है। तो दोस्तों इसका उपयोग कहाँ करते हैं देख लेते हैं हम। इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि के नाम से लिखने में होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी का, ठीक है, उनका एक बहुत ही फेमस है निराला। ठीक है, यह एक और इनका एक ग्रंथ है क्या है, परिमल। तो दोस्तों इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा पाठ पढ़ो, ठीक है, या जिसका शीर्षक है उत्साह, उत्साह के नीचे दोस्तों ऐसे लगते हैं इकहरा लगता है। ठीक है, आप दोस्तों नेक्स्ट कोष्टक के बारे में देख लेना। ठीक है, इसको भी दोस्तों उदाहरण से समझाना। ठीक है, तो कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से स्थितियों में किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ। ठीक है, इसमें जो दिशाएं होती हैं वो चार होती हैं। ठीक है, वो चारों का नाम देख लेते हैं कि पूर्व व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। ठीक है, इसमें दोस्तों दिया है कि कभी कभी वाक्य के प्रवाह से भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्टक में रखा जाता है। ठीक है, जैसे भारत, ठीक है, दशरथ के पुत्र बड़े सॉरी दोस्तों, जैसे भरत दशरथ के पुत्र जो थे ना बहुत तपस्वी थे। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, ये दशरथ के तो पुत्र नहीं थे, यहाँ पर दोस्तों गलती दिया है। ठीक है, जो भी हो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे विवरण चिन्ह। ठीक है, इसमें दोस्तों इसको उदाहरण से समझते हैं। किसी विषय अथवा बातों को समझने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के तीन प्रमुख भेद कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जगह आप प्राय डैश से काम चला लिया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसके ऐसे करके और ऐसे दोस्तों करते हैं, या कभी कभी दोस्तों ऐसे ही कर लेते हैं डैश करके। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि हंस पद। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं हंस पद क्या है। ठीक है, इसको भी दोस्तों उदाहरण से समझाना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको जरूर 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब लिखने में भूल से कोई शब्द या पद प्रबंध छूट जाए तो उसे दिखाने के लिए यह चिन्ह लगाकर पंक्तियों को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो जैसे सुरेश अच्छा लड़का है, लेकिन दोस्तों इसमें छूट गया, तो जैसे ऐसे लगा के इसके ऊपर लिख देंगे बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर लिख देंगे कि सूरज बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, जैसे नीचे दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यही ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।